नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रजन प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने देखा था एक अपना नया चैप्टर शुरू किया था। कौन सा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दान। ठीक है, दान में अगर हम बात करते हैं कि दान में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किस चीज के बारे में बात की है, तो इन्होंने दिखाया है कि कैसे लोग झूठा दान का दिखावा करते हैं। सच में वो दान नहीं करते, जितना ज्यादा वो दान करते उससे ज्यादा वो दिखावा करते हैं। ठीक है, वो सही जगह दान नहीं देते। तो इस चीज के बारे में ढोंग को बताया है। ठीक है, ढोंग पे उन्होंने प्रहार किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अगर हम बात करते हैं लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इनके जीवन परिचय को। उसके बाद हमने बताया था कि इस क्लास में हम लोग इनकी क्या देखेंगे, रचनाएं देखेंगे और भाषा शैली देखेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम इनका जीवन परिचय एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है इनका जीवन परिचय? क्या लिखा है कि निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म होता है 1896 ईस्वी में। ठीक है, कब होता है? 1896 ईस्वी में। और कहाँ होता है, किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले में होता है, तो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म होता है। इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अब अगर हम बात करते हैं इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था राम शाह त्रिपाठी। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम राम शाह त्रिपाठी था। और इनके पिता कहाँ के रहने वाले थे? तो इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। लेकिन ये नौकरी कहाँ करते थे? तो ये नौकरी पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में करते थे। ठीक है, कहाँ? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में इनके पिताजी नौकरी करते थे। अब अगर हम बात करते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा वही बांग्ला भाषा में मेदिनीपुर में अर्थात पश्चिम बंगाल में ही होती है। और वहीं से ये क्या करते हैं, वहीं से ये मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल से ही। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनको किस किस में रुचि थी, तो इनको कुश्ती में रुचि थी। ठीक है, कुश्ती में रुचि थी और घुड़सवारी में रुचि थी। इसके साथ साथ कई खेलों में इनकी रुचि थी। ठीक है, कई खेल इनको बहुत ज्यादा पसंद थे। कुश्ती या घुड़सवारी में तो इनकी अधिकांशता रुचि थी। इसके साथ साथ कई खेलों में भी इनकी अच्छी खासी रुचि थी। अब अगर हम बात करते हैं इनके विवाह की, तो इनका विवाह बचपन में ही हो जाता है। और किसके साथ हो जाता है? मनोहरा देवी के साथ होता है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी है। अगर हम बात करते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो इनको रामचरितमानस पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। रामचरितमानस के ये प्रेमी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब ये छोटे थे, जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छोटे थे, बचपन में ही थे, तो बचपन में ही क्या होता है, इनके माता और पिता दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है और बचपन में ही ये अनाथ हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जब इनकी पत्नी इनके बच्चों को जन्म दे रही थी, इनके 2 बच्चे, एक पुत्र और पुत्री को जन्म दे रही थी, तो जन्म देते समय ही इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी पत्नी की मृत्यु होती है, तो पत्नी की मृत्यु के कुछ दिन बाद ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, किससे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनकी मुलाकात होती है। और घर पर ही रहकर ये क्या करते हैं, घर पर ही रहकर ये संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ इनको बांग्ला भाषा का तो बहुत अच्छा ज्ञान था ही। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का भी अच्छा ज्ञान था। ठीक है, बांग्ला भाषा का भी अच्छा ज्ञान था, हिंदी साहित्य का भी अच्छा ज्ञान था। और अगर हम बात करते हैं कि संस्कृत और अंग्रेजी का भी इन्होंने घर पर रहकर ही अध्ययन किया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब अगर हम बात करते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति की, तो निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इनको बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। आर्थिक कठिनाइयों के बीच ही क्या हुआ था, इनकी पुत्री की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी पुत्री का क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम था सरोज। ठीक है, क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम था सरोज। और आर्थिक कठिनाइयों के बीच ही इनकी पुत्री की भी मृत्यु हो जाती है। मतलब इनके माता पिता की मृत्यु तो ये जब छोटे थे तभी हो जाती है। उसके बाद जब इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, और आगे चलकर जब ये आर्थिक कठिनाइयों में फंसते हैं, तो इस बीच इनकी पुत्री की भी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब होती है। देखो, ये अनुयायी थे किसके? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। किसके? रामकृष्ण परमहंस के।
और किसके, विवेकानंद के। ठीक है, विवेकानंद से ये क्या थे, प्रभावित रहते थे। इन दोनों लोगों की ये अनुयायी थे और इनकी मृत्यु कब होती है, कब होती है, 1961 ईस्वी में, 65 वर्ष की आयु 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 में, वर्ष की आयु में। ठीक है, 65 वर्ष की आयु में 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या था, इनका जीवन परिचय था जो हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया भी था। अब हम बात करते हैं इनकी साहित्यिक रचनाओं की, कि इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है और कौन सी रचना किस भाषा में लिखी हुई है। आइए इन सब चीजों पे हम लोग बात करते हैं इस क्लास में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि साहित्यिक सेवाएं की, तो क्या है, तो महाकवि निराला का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ। मतलब ये किस कवि से, किस युग से संबंधित है, किस युग से संबंधित है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग से संबंधित। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला, निराला निराला जी छायावादी युग से संबंध रखते थे। ठीक है, किस युग से, छायावादी युग से, छायावादी युग से संबंध रखते थे, युग से संबंध रखते थे, संबंध रखते थे, रखते थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किस युग से संबंध रखते थे, तो ये किस युग के लेखक हैं, ये छायावादी युग के लेखक हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि महाकवि निराला जी का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ, ठीक है, कौन कौन सी रचना, जन्मभूमि की वंदना नामक एक कविता की रचना करके किया। ठीक है, पहली रचना अगर हम बात करते हैं इनकी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहली रचना, पहली रचना, पहली रचना, पहली रचना, पहली रचना। तो इनकी पहली रचना कौन सी रहती है, इनकी पहली रचना हो जाती है जन्मभूमि की वंदना। ठीक है, इनकी पहली रचना कौन सी रहती है, जन्मभूमि की वंदना, जन्मभूमि की वंदना, जन्मभूमि की, जन्मभूमि की, जन्मभूमि की वंदना, जन्मभूमि की वंदना। ठीक है, तो इनकी पहली रचना कौन सी है, इनकी पहली रचना है जन्मभूमि की वंदना। तो सबसे पहली इनकी रचना जन्मभूमि की वंदना है, यहीं से इन्होंने क्या किया था, रचनाओं को लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो ये दो चीजें हो गई इनके बारे में, और कि ये किस युग से संबंध रखते थे, तो ये छायावादी युग से संबंध रखते थे। और इनकी पहली रचना कौन सी रहती है, तो इनकी पहली रचना होती है जन्मभूमि की वंदना। यहीं से ये क्या करते हैं, यहीं से अपनी साहित्यिक रचनाओं का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है कि इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जन्मभूमि की वंदना नामक एक कविता की रचना करके किया। आगे क्या है, इन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन करके हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। अगर हम बात करते हैं कि सरस्वती, तो सरस्वती किसकी पत्रिका है, तो सरस्वती आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और कब प्रकाशित होती है, तो 1902 में ये प्रकाशित होती है। ठीक है, ये पत्रिका किसकी है, आचार्य महावीर प्रसाद की पत्रिका, आचार्य 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 महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका, प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका, द्विवेदी की पत्रिका, पत्रिका तथा 1902 में प्रकाशित, 1902 में प्रकाशित, प्रकाशित। ठीक है, 1902 में इसका प्रकाशन होता है, किस पत्रिका का, सरस्वती पत्रिका का। तो इन्होंने किन दो पत्रिकाओं का अध्ययन किया था, सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं का अध्ययन करके इन्होंने हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो इनके बारे में तीन चीजें हो गई, कौन सी, कि ये किस युग से संबंध रखते थे, तो ये छायावादी युग से संबंध रखते थे। इनकी पहली रचना कौन सी थी, तो इनकी पहली रचना थी जन्मभूमि की वंदना। ठीक है, जन्मभूमि की वंदना। तीसरा क्या, तीसरा क्या, ये किस पत्रिका का इन्होंने अध्ययन किया था, तो सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं का इन्होंने अध्ययन करके हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। और सरस्वती पत्रिका हमारी किसके द्वारा लिखी है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पत्रिका है। और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब होता है,
तो 1902 में इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, आगे क्या है, आगे क्या है कि जूही की कली नामक कविता की रचना करके इन्होंने हिंदी जगत में अपनी पहचान बना ली। तो इनकी सबसे सबसे फेमस कविता कौन सी है, तो सबसे फेमस कविता कौन सी है, सबसे फेमस कविता है जूही की कली। ठीक है, कौन सी है, कौन सी जूही, कौन सी है, जूही की कली। ठीक है, सबसे फेमस इनकी कविता है जूही की कली। तो पहली इनकी रचना कौन सी, जन्मभूमि की वंदना। और सबसे फेमस इनकी कविता कौन सी है, तो सबसे फेमस कविता कौन सी इनकी, जूही की कली। और अगर हम बात करते हैं कि जन्मभूमि की वंदना, तो ये क्या है, एक कविता है। ठीक है, जन्मभूमि की वंदना क्या है, एक कविता है, यह एक कविता है, एक कविता है, एक कविता है। ठीक है, आगे क्या है, आगे क्या है कि छायावाद लेखक के रूप में प्रसाद पंत और महादेव वर्मा के समकक्ष थे। किसके समकक्ष थे, तो ये प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, प्रसाद मतलब जहां पर लिखा होगा किसके बारे में, जयशंकर प्रसाद। और पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, और कौन, महादेव वर्मा। देखो यहाँ से आप लोग ध्यान ये एक चीज और नोट कर सकते हैं क्या, कि छायावादी युग के लेखक कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा के समकालीन थे। मतलब ये तीनों ही, ये चारों ही को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा, ये चारों ही किस युग से संबंध रखते हैं, ये चारों ही छायावाद युग से संबंध रखते हैं। ठीक है, कौन कौन, कौन कौन से, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से लेखक छायावाद युग से संबंध रखते हैं, तो कौन कौन से लेखक हैं, ठीक, छायावाद युग के लेखक। हम यहाँ पर लिखेंगे छायावाद युग के लेखक, छायावाद, छायावाद युग के लेखक, छायावाद युग के लेखक, युग के लेखक, लेखक। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, पहले कौन से, पहले हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, कौन है, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो पहले कौन से रहते हैं, पहले सुमित्रा नंदन पंत हो जाते हैं। दूसरे कौन से रहते हैं, दूसरे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, दूसरे कौन से रहते हैं, दूसरे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, दूसरे कौन से रहते हैं, जयशंकर प्रसाद। तीसरे कौन से हमारे रहते हैं, तीसरे रहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तीसरे कौन से रहते हैं, तीसरे रहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला, निराला। ठीक है, और कौन हो जाते हैं, और कौन हो जाती है, महादेवी वर्मा जी हो जाते हैं। ठीक है, और कौन हो जाती है, महादेवी वर्मा, महादेवी, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये चार कवि हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ये किसके समकालीन थे, तो कौन कौन समकालीन था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा, ये चारों ही कवि एक दूसरे के समकालीन थे। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें यहाँ पर हो गई इस स्लाइड में, कि पहली तो बात हो गई कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संबंध किस युग से है, तो इनका संबंध किस युग से है, छायावाद युग से है। ठीक है, दूसरा, और छायावाद युग के कौन कौन के कवि हैं, ये किस कवियों के समकालीन थे, तो ये किन किन कवियों के समकालीन थे, जयशंकर प्रसाद के, ठीक, सुमित्रा नंदन पंत के, महादेवी वर्मा के। ठीक है, और कौन होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चारों ही कवि एक दूसरे के समकालीन थे। अब अगर हम बात करते हैं कि पहली रचना की, तो पहली रचना इनकी कौन सी है, जन्मभूमि की वंदना। ठीक है, कौन सी है, जन्मभूमि की वंदना। और जन्मभूमि की वंदना है क्या, तो एक कविता है। ठीक है, क्या है, एक कविता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि इनकी फेमस, सबसे ज्यादा फेमस कविता कौन सी है, तो कौन सी, जूही की कली। ठीक है, कौन सी है, जूही की कली। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये चीजें नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है आगे क्या लिखा है कि समकक्ष ही इनकी गणना की जाती है, मतलब ये इनके समकक्ष है। ठीक है, आगे क्या है, आगे कि ये छायावाद के चार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, ये छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन से चार स्तंभ, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा। ठीक है, इनको चार स्तंभ कहा जाता है। किसको किसको कहा जाता है, चार स्तंभ। तो चार स्तंभ में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं, पहले कौन आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
सूर्यकांत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो हम यहाँ पर 4 स्तंभ लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला कौन हो जाते हैं? पहले होते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला, निराला, ठीक है। दूसरे कौन से रहते हैं? दूसरे हो जाते हैं, दूसरा स्तंभ किस कवि को कहा जाता है? तो दूसरा स्तंभ कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है। दूसरा स्तंभ किसे कहा जाता है? किस कवि को? जयशंकर प्रसाद जी को, जयशंकर प्रसाद, ठीक, जयशंकर प्रसाद, ठीक। तीसरे अगर हम बात करते हैं, तीसरा स्तंभ किस कवि को कहा जाता है? तो तीसरा स्तंभ कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। किसको कहा जाता है? तीसरा स्तंभ किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है तीसरा स्तंभ। चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, ठीक है। चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा जी को, ठीक है। चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 स्तंभ किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? छाया युग के 4 स्तंभ। तो पहले तो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरे कौन जाते हैं? दूसरे जयशंकर प्रसाद जाते हैं। तीसरे कौन से जाते हैं? तीसरे हो जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। और चौथे कौन से जाते हैं? चौथे हो जाते हैं महादेवी वर्मा, ठीक है। तो इन्हीं 4 स्तंभों में से कौन एक है? एक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे हम, इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी रचनाओं की, ठीक है। इन्होंने किन किन रचना, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कि निराला रचनावली के 8 खंडों में निराला जी का संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, ठीक है। कौन सा? रचनावली, ठीक है। तो रचनावली रचना किसकी है? रचनावली, ठीक। कितने खंड है इसमें? तो 8 खंड है, ठीक है, ठीक। कितने खंड है? 8 खंड है। और कौन सी इनकी पुस्तक है? रचनावली। आगे क्या कि उन्होंने समन्वय, मतवाला जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया, ठीक है। तो पत्रिकाएं इनकी कौन कौन सी 2 हो गई? पत्रिकाएं कौन कौन सी इनकी 2 हो गई? पत्रिकाएं इनकी कौन कौन सी हो गई? तो इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी हो जाती? एक तो हो जाती है समन्वय और दूसरा मतवाला, ठीक है। तो इन 2 पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन किया था। कौन कौन सी 2 पत्रिकाएं? तो एक पत्रिका कौन सी हो जाती है? कौन सी पत्रिका हो जाती है? समन्वय, समन्वय, ठीक है, समन्वय। दूसरी पत्रिका कौन सी है इनकी? तो दूसरी पत्रिका है मतवाला, ठीक है। दूसरी पत्रिका कौन सी है? मतवाला, मतवाला। इन 2 पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और इनकी एक रचना कौन सी है? रत्नावली, जिसमें कितने खंड है? 8 खंड है। और 8 खंडों में इनकी सारी की सारी साहित्यिक सेवाएं संकलित है, ठीक है। साहित्यिक रचना इसमें संकलित है। आगे क्या है? आगे क्या है कि उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? किन किन विधाओं पर रचना लिखी है, ठीक है। किन किन विधाओं पर? इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, ठीक है। और क्या लिखे हैं? इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं और इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी हैं। और अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, ठीक है। तो इन सारी विधाओं पर इन्होंने क्या की है? रचना की है। इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। आइए आगे बात करते हैं। एक एक विधा पर हम लोग क्या बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम काव्य संग्रह की, ठीक है। तो इनके कौन कौन से काव्य संग्रह हैं? तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं काव्य संग्रह की। तो पहला कौन सा रहता है? पहला हो जाता है अनामिका। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनामिका वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अनामिका रचना किसकी है। तो अनामिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो पहली इनकी रचना, काव्य रचना कौन सी रहती है? अनामिका हो जाती है। दूसरी कौन सी रहती है? दूसरी परिमिल हो जाती है, ठीक है। दूसरी कौन सी रहती है? दूसरी परिमिल हो जाती है। और तीसरी कौन सी रहती है? तीसरी कौन सी रहती है? गीतिका हो जाती है, ठीक है, गीतिका हो जाती है। और एक क्या हो जाती है? अनामिका द्वितीय हो जाती है। तो 4 रचनाएं हो गई। और चारों रचनाएं कैसी हैं? किसी स्त्री का नाम निकल रहा है, ठीक है। चारों में क्या है? चारों में एक स्त्री या एक लड़की का नाम है। तो कौन कौन सी? तो एक अनामिका प्रथम, एक अनामिका द्वितीय, तीसरी कौन सी? परिमिल और गीतिका। 4 इस तरीके से याद हो गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अनामिका, हो गई अनामिका, अनामिका द्वितीय, ठीक है। एक साथ आप याद कर सकते हैं। और दो और रचना है जिसमें क्या है? जिसमें किसी लड़की का नाम निकला, ठीक है। तो गीतिका और परिमल, ठीक है। गीतिका हो गई और परिमिल हो गई, ठीक है। गीतिका और परिमिल। आगे क्या है?
कि इसी में सरोज, स्मृति और राम की सख्त पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताओं का संकलन है। देखो सरोज की स्मृति, सरोज कौन है? तो सरोज इनकी पुत्री है, इनकी पुत्री, इनकी पुत्री, ठीक है। किसमें, किस रचना में? तो अनामिका द्वितीय में, ठीक है। तो अनामिका द्वितीय में इन्होंने किस चीज के बारे में वर्णन किया? अपनी पुत्री की स्मृति के बारे में, ठीक है। सरोज, स्मृति और राम की सख्त पूजा, ठीक है, राम की सख्त पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताओं का इसमें वर्णन है। किसमें? अनामिका द्वितीय में, ठीक है। ये राम के बहुत बड़े भक्त थे। इसके साथ इनको क्या था? रामचरितमानस पढ़ने का बहुत ज्यादा, इनको रामचरितमानस पढ़ने के ये बहुत ज्यादा प्रेमी थे, ठीक है। तो क्या है कि जो इनकी अनामिका द्वितीय है उसमें इन्होंने किस चीज के बारे में वर्णन किया है? किस चीज के बारे में, किससे संबंधित रचनाएं संकलित है? तो स्मृति, सरोज, स्मृति से संबंधित कविता और राम भक्ति, ठीक है। और कौन सी? राम की सख्त पूजा, ठीक है। राम की सख्त पूजा जैसे प्रसिद्ध कविताओं का संकलन है। तो कौन सी? इनकी चार हो गई, ठीक है, चार हो गई। कौन सी याद हो गई? एक तो अनामिका हो गई, अनामिका द्वितीय हो गई, परिमिल हो गई और गीतिका हो गई, ठीक है, गीतिका हो गई। एक और हम याद कर लेंगे, कौन सी याद कर लेंगे? देखो और हम कौन से याद कर लेंगे? अर्चना, ठीक, अर्चना, आराधना और अरिमा, ठीक है, अरिमा, ठीक है। तो तीन और स्त्री वाली रचना हो गई, ठीक है, अर्चना, आराधना और अरिमा, अर्चना, आराधना और अरिमा। ये भी आ से शुरू, ये भी आ से शुरू, ये भी आ से शुरू, ये भी आ से शुरू और ये भी आ से शुरू, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रचना इनकी ऐसी हैं जिसमें क्या है? जिसमें किसी स्त्री का नाम निकल रहा है, ठीक है, जिसमें क्या है? जिसमें किसी स्त्री का नाम निकला। और इसी के साथ साथ हम अपरा भी याद कर लेंगे तो 8 हो जाती हैं जिसमें किसी स्त्री का नाम निकला। तो अब बताइए कौन कौन सी रहेगी, कैसे याद करेंगे? पहली तो हमारी आ वाली सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली हमारी कौन सी रहती है? अनामिका हो जाती है और अनामिका द्वितीय हो जाती है, ठीक है, अनामिका, अनामिका द्वितीय 2 हो जाती है। तीसरी हमारी कौन सी जाती है? तीसरी हमारी रहती है अरिमा हो जाती है, ठीक है, तीसरी हमारी अरिमा हो जाती है। चौथी हमारी अपरा हो जाती है। पांचवी हमारी अर्चना हो जाती है। छठी हमारी आराधना हो जाती है, ठीक है। तो 6 रचनाएं ऐसी हो गई जो आ से शुरू होती है और किसी स्त्री का नाम निकलता है, ठीक है, किसी लड़की का नाम निकला। तो एक बार फिर से बोलेंगे कौन कौन सी। तो पहली हमारी हो जाती है अनामिका, दूसरी कौन सी जाती है? अनामिका द्वितीय, तीसरी कौन सी जाती है? अर्चना, चौथी कौन सी जाती है? आराधना, पांचवी कौन सी रहती है? अरिमा, छठी कौन सी हो जाती है? छठी कौन सी हो जाती है? अपरा, ठीक है। 2 और हो गई जो आ से तो शुरू नहीं होती लेकिन किसी स्त्री का नाम निकल आता। तो कौन कौन सी? एक तो हमारी कौन सी जाती है? गीतिका और दूसरी परिमल, ठीक है। तो 8 रचनाएं इनकी ये हो जाती हैं। अब कौन कौन सी बची हैं? अब कौन कौन सी बची देखो। और क्या होगा? देखो इनको क्या था? इनको क्या था? इनको रामचरितमानस बहुत अच्छी लगती थी पढ़ने में। तो रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। तो तुलसीदास पर भी इन्होंने एक रचना लिख दी है। एक रचना हमारी हो जाती है तुलसीदास हो जाती है, ठीक है, तुलसीदास। और तुलसीदास क्या करते थे? संध्या काल में भगवान की पूजा करते थे। तो क्या हो जाएगा हमारे? सांध्य काकली, ठीक है, संध्या काल, सांध्य काकली, ठीक है, सांध्य काकली, संध्या काल, इस तरीके से हम याद कर लेंगे। और कैसे पूजा करते थे? कैसे पूजा करते थे भगवान की? बेल के, ठीक है, बेल के नए फूल पत्तों के साथ, ठीक है, बेल के नए फूल पत्तों के साथ भगवान की पूजा करते थे, ठीक है। तो 4 रचनाएं हमारी। और क्या करते थे? और गीत भी साथ में गाते थे, ठीक है, गीत कुंज, गीत भी साथ में गाते थे। तो हमारी 5 रचनाएं इधर हो जाती हैं। कौन कौन सी? तुलसीदास हो जाती है, सांध्य काकली हो जाती है, बेला हो जाती है, नए पत्ते हो जाती है और गीत कुंज हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से हम इनकी जितने भी काव्य संग्रह हैं इन काव्य संग्रह को हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे याद करेंगे? तो पहले तो 8 रचनाएं इनकी हो जाती हैं जिसमें किसी लड़की का नाम निकलता है, ठीक है। आइए उसको नहीं देखना है, हमें नॉर्मल लिखना है, ठीक है, उसको नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है। तो बताइए 8 कौन कौन सी हो जाती है? तो जिसमें किसी स्त्री का नाम निकलता है, ठीक है। तो कौन कौन सी रहती है? कौन कौन सी? पहली तो हमें 6 ऐसी लिखनी है जो आ से शुरू होती है। तो एक तो हमारी हो जाती है अनामिका और दूसरी कौन सी जाती है? अनामिका द्वितीय, ठीक है। तो पहली हमारी कौन सी जाती है? एक तो हमारी रहती है अनामिका, इधर नहीं देखना है आप लोगों को ईमानदारी से, ठीक है। अगर इधर नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएंगे। तो कौन कौन सी रहती है? अनामिका, दूसरी कौन सी रहेगी? अनामिका द्वितीय, अनामिका, अनामिका द्वितीय, अनामिका द्वितीय, ठीक है। तो 2 हो गई हमारी। एक तो अनामिका हो गए, दूसरी अनामिका द्वितीय हो गई। 8 हमारी हैं, ठीक है, जिसमें किसी स्त्री का नाम निकलता है। और बताइए 2 हमारी अर्चना और आराधना, ठीक है। तो 2 कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई अर्चना
अर्चना और आराधना, अर्चना आराधना, ठीक है, अर्चना आराधना। और कौन सी हो गई, और कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी अपरा और एक हमारी कौन सी जाती है, अपरा हो जाती है, और एक कौन सी जाती है हमारी अड़िमा, ठीक है। तो दो हमारी कौन सी जाती है, एक तो हमारी जाती है अड़िमा, अड़िमा और अपरा, अड़िमा और अपरा, ठीक है। तो ये हमारी 6 ऐसी रचनाएं हो गई जो आ से शुरू होती हैं और किसी स्त्री का नाम निकलता है, ठीक है। दो रचनाएं ऐसी हैं जिसमें किसी स्त्री का ही नाम निकलता है, कौन सा, गीतिका और परिमिल, ठीक है। तो गीतिका और परिमिल में गीतिका और परिमिल को क्या करना है, एक साथ याद करना है, ठीक है। गीतिका, गीतिका और परिमिल, गीतिका परिमिल, गीतिका परिमिल, ठीक है, परिमिल, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हो गई, 8 हो गई, ठीक। और कौन कौन सी रचना हमने बताई थी, ठीक है, उधर आप लोगों को नहीं देखना है, ठीक है, बोर्ड की तरफ आप लोगों को नहीं देखना है। तो और बताइए, और हमने बताया कि इनको क्या रामचरितमानस पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, ये रामचरितमानस के बहुत ज्यादा प्रेमी थे। तो रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखे, तो इन्होंने तुलसीदास पर ही रचना लिख दी है, ठीक है। तो कौन सी एक रचना हो जाती है, तो एक रचना हो जाती है तुलसीदास, ठीक है, कौन सी रहती है, तुलसीदास, तुलसीदास, ठीक है। तो एक रचना इनकी कौन सी जाती है, तुलसीदास हो जाती है। और बताइए, तुलसीदास से संबंधित हम कैसे रचना याद करेंगे, तुलसीदास क्या करते थे, सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा करते थे, शाम को संध्या काल में भी पूजा करते थे। तो संध्या काल से हमारा क्या हो जाएगा, सांध काकली, ठीक है। तो संध्या काल से क्या हो जाएगा, सांध काकली, सांध, सांध काकली, ठीक है, सांध काकली, ठीक है। और कैसे पूजा करते थे, तो बेल के फूल और पत्तों के साथ, ठीक है, बेल के नए नए फूल और नए पत्तों के साथ। तो बेल से क्या हो जाएगा, हमारा बेला हो जाएगा, ठीक है, बेल से हमारा क्या हो जाएगा, बेला हो जाएगा, ठीक है, बेला हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, नए फूल पत्ते से क्या हो जाएगा, हमारे नए पत्ते, ठीक है, नए पत्ते, नए पत्ते, नए पत्ते। और कैसे, और कैसे भगवान को गीत गाकर रिझाते थे, गीत गाकर मनाते थे। तो गीत से हमारा कौन सी जाती है, गीत कुंज, ठीक है, गीत से हमारी कौन सी जाती है, गीत कुंज, गीत कुंज। तो ये इनके क्या हो जाते हैं, ये इनके सारे काव्य रचनाएं हो जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी रहेगी, पहली हमारी कौन सी जाती है, पहली अनामिका हो जाती है, ठीक है। दूसरी कौन सी जाती है, दूसरी अनामिका द्वितीय हो जाती है, ठीक है। तीसरी कौन सी रहती है, तीसरी अर्चना हो जाती है, ठीक है, तीसरी कौन सी रहती है, तीसरी अर्चना हो जाती है। चौथी कौन सी रहती है, चौथी आराधना हो जाती है, ठीक है। पांचवी हमारी कौन सी रहती है, पांचवी हमारी अड़िमा हो जाती है, पांचवी हमारी अड़िमा हो जाती है। और हमारी छठी हमारी कौन सी रहती है, छठी हमारी अपरा हो जाती है। सातवीं हमारी कौन सी रहती है, तो सातवीं हमारी हो जाती है गीतिका, ठीक है, सातवीं हमारी कौन सी जाती है, सातवीं हमारी गीतिका हो जाती है। आठवीं हमारी कौन सी जाती है, आठवीं हमारी हो जाती है परिमिल, ठीक है, आठवीं हमारी कौन सी जाती है, आठवीं हमारी परिमिल हो जाती है। नवीं हमारी कौन सी जाती है, तो नवीं हमारी रचना हो जाती है तुलसीदास, ठीक है। 10वीं रचना कौन सी रहती है, तो 10वीं रचना हमारी रहती है सांधिका के लिए, ठीक है, 10वीं रचना सांधिका के लिए। और कौन सी रहती है, 11वीं कौन सी रहती है, बेला हो जाती है। 12वीं हमारी कौन सी रहती है, तो 12वीं हमारी नए पत्ते हो जाते हैं, ठीक है। और 13वीं हमारी कौन सी रहती है, 13वीं हमारी गीत कुंज हो जाती है, ठीक है। तो ये 13 रचनाएं हो जाती हैं, ये टोटल 13 रचनाएं हो जाती है। और इन 13 रचनाओं को आप लोग इस तरीके से, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं कि पहले 8 की कौन सी रहेगी, पहले 8 जिसमें किसी स्त्री का नाम आता है, तो कौन कौन सी, अनामिका, अनामिका द्वितीय, और अर्चना, आराधना, अड़िमा, अपरा, परिमिल, गीतिका, ठीक है। तो शुरुआत की 8 हो जाती है जिसमें किसी स्त्री का नाम आता है। 5 कौन सी रहती है, जो तुलसीदास से संबंधित रहती है। तुलसीदास कब पूजा करते हैं, संध्या के समय, संध्या काल में, तो सांध काकली। क्या कैसे पूजा करते हैं, तो बेला के नए फूल और पत्तों के साथ, तो बेला, नए फूल और पत्ते, तो नए पत्ते, ठीक है। और क्या करते थे, गीत गाकर, तो गीत कुंज, ठीक है, गीत कुंज। तो ये 5 हो गए, 8, 5, 13, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी क्या हो जाती है, इस तरीके से इनके काव्य संग्रह हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनके क्या हो जाते हैं, काव्य संग्रह हो जाते हैं। अब अगर हम एक जगह बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, किसकी बात करते हैं, कि अनामिका द्वितीय। तो अनामिका द्वितीय में इन्होंने किस चीज के बारे में वर्णन किया है, अनामिका द्वितीय में क्या है, कि सरोज स्मृत तथा सरोज, सरोज स्मृति, स्मृति तथा सरोज स्मृत तथा दूसरे क्या, राम की शक्ति पूजा, ठीक है, दूसरी क्या, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा,
शक्ति पूजा, कविताओं का संकलन, कविताओं का संकलन, ठीक है, कविताओं का संकलन किसमें, अनामिका द्वितीय में, ठीक है। तो अनामिका द्वितीय में किसका संकलन है, सरोज, स्मृति और राम की शक्ति कथा कविताओं का संकलन है। स्मृति कौन है, तो स्मृति इनकी पुत्री है, ठीक है, कौन है, इनकी पुत्री है। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं इनके उपन्यास की, ठीक है, तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, ठीक, तो पहला कौन सा है, अप्सरा है, ठीक है, कौन सा है, अप्सरा। दूसरा कौन सा है, दूसरा अलका है, ठीक है, एक तो अप्सरा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा अलका है। तीसरा कौन सा है, तीसरा प्रभावती है, ठीक है, तीसरा कौन सा है, तीसरा प्रभावती है, ठीक है। देखो ये जो सन लिखे हैं, इन सन को आप लोगों को याद नहीं करने, ठीक है, इन सन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सारे के सारे सन आप लोग काट देना, ठीक है। तो और कौन कौन से हैं, तो और कौन से हैं, तो एक तो अप्सरा उपन्यास है, दूसरा अलका है, तीसरा प्रभावती है, चौथा कौन सा है, चौथा निरूपमा है, ठीक है, चौथा कौन सा है, चौथा निरूपमा है। पांचवा कौन सा है, पांचवा कुल्ली भाट है, ठीक है, कौन सा है, कुल्ली भाट है। छठा कौन सा है, छठा है विल्लेश्वर बकरिया, ठीक है, कौन सा, विल्लेश्वर बकरिया। और सातवां कौन सा है, चोटी की पकड़, ठीक है, चोटी की पकड़। और काले कारनामे, ठीक है, काले कारनामे। और कौन सा उपन्यास है, और कौन सा उपन्यास है, चमेली और इंदुलेखा, जिसमें से 3 अपूर्ण है, ठीक है, 3 अपूर्ण उपन्यास है, कौन से, तो काले कारनामे भी अपूर्ण है, ठीक है, इसके साथ साथ और कौन सा, चमेली भी अपूर्ण है, और कौन सा, इंदुलेखा भी अपूर्ण है, ठीक है, ये तीनों ही अपूर्ण रचना है, पूरी रचना नहीं। इसी के साथ आप बताइए कि जयशंकर प्रसाद जी की अपूर्ण रचना कौन सी है, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का भी एक उपन्यास अपूर्ण है, कौन सा, कौन सा है, कौन सा है, इरावती, ठीक है, कौन सा है, इरावती, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का भी उपन्यास अपूर्ण है, ठीक। तो उपन्यासों को याद करने की ट्रिक हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, कहानी संग्रह भी देखेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हमने काव्य संग्रह को याद करने की ट्रिक देखी, उसी तरीके से हम उपन्यास भी याद करेंगे और कहानी संग्रह भी याद करेंगे, इसके साथ साथ इनके निबंध भी याद करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पर रोक रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी चीजें हमने आज आप लोगों को पढ़ाई हैं, समझाई हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, और पढ़ाई तो आप लोगों को ईमानदारी से करनी ही है, क्योंकि वो आप लोगों का सबसे जरूरी काम है, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आप सभी से हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।